तो हम सब लोग पढ़ रहे थे गॉस की थ्योरम, और गॉस की थ्योरम में लास्ट हेडिंग में हम लोग काम कर रहे थे। वो हेडिंग बना लीजिए। जनरली उस हेडिंग का काम कक्षा 12 में थोड़ा कम रहता है, लेकिन फिर भी आप उसे बना लीजिए। किसी कुचालक ठोस गोले, बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, कि आंतरिक बिंदु पृष्ठ पर एवं बाहरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी इंसुलेटर स्फीयर on its internal point, on its surface and on the any external point। इसमें जो सरफेस पर और उसके जो एक्सटर्नल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाली बात है, वो बात जैसे आप पीछे पढ़ के आए हैं वैसे ही है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जो बात आई हुई है वो थोड़ा सा इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात नहीं है। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ जीरो होता था, क्योंकि हम एक स्फेरिकल सेल पढ़ रहे थे जो एक कंडक्टर था, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सारे के सारे चार्जेस चले जाते थे, तो अंदर कोई चार्ज नहीं बचता था। लेकिन यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं तो यहाँ पर पूरे सेंटर से शुरू होते हैं और हर पॉइंट में चार्जेस नज़र आते हैं। मतलब आप अंदर भी अगर कोई सरफेस खींचते हैं तो उसमें भी चार्ज दिखाई दे जाता है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि अब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन अगर यही ठोस गोला होता लेकिन मेटालिक होता अर्थात धातु का होता तो भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो अंदर ना होने की दो शर्तें हैं। एक तो चालक को कुचालक होना, वस्तु को कुचालक होना चाहिए, गोले को कुचालक होना चाहिए और ठोस होना चाहिए। अगर ठोस नहीं होगा तो अंदर तो सरफेस नहीं है, जब सरफेस नहीं है तो चार्ज की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। यानी अब एक बात आप समझ पा रहे हैं कि ये चार्ज उसी तरह से है जैसे वाटर इन अ ग्लास है ना। एक गिलास में जैसे पानी है, पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है, कहीं से भी आप काटिए तो वॉल्यूम में आपको पानी नज़र आएगा, वैसे ही इस गोले के वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें उसके इंटरनल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आइए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो हमने ये एक ठोस गोला बना लिया है, इसमें पूरा इंटरनली सब चार्ज ये सेंटर है, और माना कि ये इस गोले की जो रेडियस है वो कैपिटल R है ना। यहाँ पे हर जगह इसमें जो है ये ठोस गोला है और हर जगह इसमें चार्ज है। ये सब हमने जो पॉइंट्स दिखा रखे हैं, लेट इट दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज है इस तरह से पूरे गोले में। अब आप देख रहे हैं कि सरफेस पर चार्ज नहीं है बल्कि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस तरह से पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज ऐसे आपको दिखाई दे रहा है, राइट। और अब इस पूरे वॉल्यूम में जो चार्ज है उसमें हम कहीं इसके इंटरनली यहाँ कोई पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, दैट इज़ P1 पॉइंट। और मान लीजिए ये यहाँ से स्मॉल r डिस्टेंस पर है, तो जाहिर सी बात है अगर हमें इसे गॉस थ्योरम इसमें यूज़ करना है तो गॉस थ्योरम यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस मानेंगे। तो स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं।
अब आप देखो इस गॉसियन सरफेस ने अंदर चार्ज को घेर लिया है, अंदर इसके चार्ज आबद्ध हो गया है, बाउंडेड चार्ज हो गया है। तो इसमें कुछ चार्ज तो है ही है, ऐसा तो है नहीं कि चार्ज जीरो हो गया हो, कोई चार्ज तो है ही है, इसलिए फ्लक्स भी निकलेगा। तो यहाँ से हम एक छोटा सा पॉइंट लेंगे और जिसका एरिया ये इधर जा रहा होगा और फील्ड भी उधर ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। जहाँ एरिया होगा लगभग उसी सीध में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हम यहाँ से बताएंगे बिंदु P1 से गुजरने वाला अवयव वैद्युत फ्लक्स, अवयव वैद्युत फ्लक्स d phi1 इक्वल टू वेक्टर E डॉट वेक्टर dA d phi e, क्योंकि और कई फ्लक्स इस सरफेस पे नहीं आएंगे, पूरा गोला एक ही सरफेस का है, इसलिए आप केवल फाई यूज़ करें, phi1 यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो d phi इक्वल टू E dA cos 0, तो d phi इक्वल टू E dA गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, फाई इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ई डी ए, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रल डी ए, और इसकी वैल्यू चूँकि आप इस सरफेस की बात कर रहे हैं तो आप 4πr² ले सकते हैं। तो फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr², इतना हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब टोटल फ्लक्स आ गया इस गोले का। अब इस गोले का अगर टोटल फ्लक्स आ गया है तो हम गॉस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे गॉस की प्रमेय से। फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इक्वल टू ई इंटू 4πr², सॉरी क्यू डैश। अब देखो यहाँ टोटल चार्ज जो है वो पूरा क्यू है, लेकिन ये जो अंदर है ये तो क्यू है नहीं। ये जितना भी अमाउंट है इसकी कोई जानकारी तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास जानकारी सिर्फ ये होगी कि इस गोले का, ये जो मेन गोला है, इसका आयतन आवेश घनत्व रो दिया है। क्या दिया है? इसका आयतन आवेश घनत्व रो दिया है। ठीक है। अब इसका आयतन आवेश घनत्व रो दिया है, बाकी ये नहीं दिया, और ये रेडियस दी है। ये नहीं दिया है कि इतने में क्यू फैला है तो फिर इतने में क्यू डैश फैला है। नहीं, आपको क्यू के टर्म में एक्सप्रेशन ही नहीं लाना है। आर यू गेटिंग और नॉट? क्यू के टर्म में कोई एक्सप्रेशन नहीं लाना है। तो आप वहाँ से तो बात ही भूल जाइए कि नहीं, यहाँ पे हम मान लें कोई चार्ज क्यू है, वो पूरा चार्ज आप भले एक मिनट के लिए क्यू मान लें, लेकिन अंदर वाला चार्ज क्यू मानना आपको ठीक लग रहा है क्या? आप ये तो कह सकते हैं कि नहीं, माना कि पूरे गोले पर आवेश क्यू है, लेकिन ये थोड़ी कहेंगे कि इस पर घेरा हुआ आवेश क्यू है। फिर डेरिवेशन करने का मतलब क्या है? सवाल में ये थोड़ी आएगा कि इतने में घेरा चार्ज इतना है, तब तो आ ही जाएगा आंसर। तो ये क्या है? क्यू डैश क्या है? जहाँ क्यू डैश बराबर गॉसियन पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश। अब यहाँ से हम आयतन आवेश घनत्व की परिभाषा ले सकते हैं कि हमारा आयतन आवेश घनत्व की क्या परिभाषा होगी। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आयतन, चूँकि आयतन आवेश घनत्व
आवेश घनत्व, रो इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे चार्ज क्यू डैश है और वॉल्यूम वी डैश है, तो क्यू डैश इक्वल टू आ जाएगा रो वी डैश आ जाएगा, और इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो 4/3, सॉरी इसकी वैल्यू आप लिख सकते हो रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, और वो वैल्यू यहाँ पे रखी जा सकती है। तो हमारा फील्ड आएगा इक्वल टू क्यू डैश अपान 4πε0, क्यू डैश अपान 4πε0 आर स्क्वायर, और क्यू डैश की यहाँ से वैल्यू रख दीजिए ई बराबर 1/4πε0, और ये आ जाएगा 4 स्मॉल आर क्यूब इंटू रो बटा आर स्क्वायर। 4 से 4 कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, और ये आया रो आर अपान ε0। ये एक्सप्रेशन कुछ कह रहा है, जो कह रहा है उसको अभी हम बाद में देखेंगे। एक तो ये हमारी बात बन गई, दूसरा क्या होता है फार्मूला। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि नहीं भाई इस गोले पर जितना चार्ज दिया गया है उसकी जानकारी हमें है, अर्थात इसको चार्ज क्यू दिया गया, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ से रो को हटा सकते हैं। अदरवाइज इसका एक्सप्रेशन आया है E इक्वल टू रो आर अपान ε0। इसका मतलब बहुत बड़ा है, अभी आपको हम बताएंगे। अब ज़रा ध्यान से आप देखिएगा, यदि यहाँ मैं लिख रहा हूँ, यदि गोले की त्रिज्या कैपिटल आर व कुल आवेश स्मॉल क्यू हो, तब रो बराबर हो जाएगा Q/V, और Q/4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। इस डेरिवेशन में हमने 3 छोड़ दिया है, तो ये 3 यहाँ पे होगा, ये रो आर अपान 3ε0। तो अगर हम, नहीं ये 3 ऊपर जाएगा, 1 मिनट, क्यू डैश की वैल्यू 4/3 पाई आर रो वी डैश 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रो इक्वल टू आ जाएगा क्यूब अपान 4/3 पाई आर क्यूब, सही है वो। तो अगर वहाँ पे हम रो की वैल्यू रखें तो E इक्वल टू आएगा क्यू अपान आर, ऊपर जो लिखा है लिख लीजिए, अपान 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 3 इंटू ε0। ये कैंसिल हो गया, और ये आया हमारा 1/4πε0, 4πε0 क्यू आर अपान आर क्यूब। एक्सप्रेशन जो ये है वही ये है, सिर्फ इसमें पूरे चार्ज और रेडियस की वैल्यू थी, तो वो हमने रख दिया है। मैं जो आपसे बताना चाह रहा था वो क्या था, वो ये था कि ये बहुत एक थोड़ा सा आप लोगों के लिए नवाचार जैसा है, एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है, क्योंकि आपने अभी तक ये देखा है कि सेंटर से या पॉइंट से दूर जाते समय हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डाउन हुआ है, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप ये बात देख रहे हैं कि रो इक्वल टू रो अपान 3ε0 इंटू आर है। रो किसी गोले के लिए कांस्टेंट है, ε0 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। मतलब अगर इन साइड हम देखें तो E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर है,
अर्थात जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन सिर्फ सरफेस तक। आपने इसके पहले कहीं पॉइंट की डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते हुए नहीं देखा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है, लेकिन सिर्फ कहाँ तक? सरफेस तक। जैसे ही ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, हमें पिछला डेरिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो आप लोगों को हम शेष डेरिवेशन कराएंगे भी नहीं कि उससे सरफेस पर, उसके बाहरी पॉइंट पर, वो आपको आ जाएगा। उसमें कोई नई बात नहीं है, कोई नया नवाचार नहीं है, वो पुरानी बात है। फिर पॉइंट मानोगे, फिर वही सब पूरा काम होगा। लेकिन यहाँ एक बात समझ में आ रही है कि ई प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ भी बात समझ में आ रही है कि भाई किसी गोले की त्रिज्या कांस्टेंट है। तो यहाँ पे अब आप बता देंगे स्पष्ट है कि ई प्रोपोर्शनल टू आर, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन जहाँ जो आर है वो या तो छोटा है या बराबर है गोले की मुख्य त्रिज्या के, कैपिटल आर के। आई थिंक आप सबको बात समझ में आ रही होगी। अभी तक हम लोग देखते थे कि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो ये मुझे लगता है आप सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसकी लैंग्वेज लिख लीजिए। माना किसी ठोस कुचालक गोले में किसी ठोस कुचालक गोले में स्मॉल क्यू आवेश उसके संपूर्ण आयतन में वितरित है। स्मॉल क्यू आवेश उसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तथा गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है। इसके किसी आंतरिक बिंदु P1 पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इसके किसी आंतरिक बिंदु P1 पर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। अतः हम स्मॉल आर त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। माना गोले का आयतन आवेश घनत्व रो है, तब तो एक बात हमें समझ में आई कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कभी किसी डिस्टेंस के साथ में बढ़ता नजर आए तो इसका सीधा मतलब हो गया कि हम आंतरिक बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं और किसी कुचालक गोले के कारण कैलकुलेट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे आप पहुँच जाएंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर पे, तो वो चीज़ जब आप यहाँ रखेंगे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो जब आप स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखेंगे एट सरफेस के बाहर के लिए ये काम नहीं करेगा। एट सरफेस तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू कैपिटल आर अपान आर क्यूब, तो ये कैंसिल होगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 स्मॉल क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। आपको पुरानी बात मिलने लगी, कुछ नया नहीं है। यहाँ का अगर हम ग्राफ देखें तो यहाँ का ग्राफ फिर हमारा ऐसे जाने वाला है, ऐसे
ये आप लोगों को पिछली क्लास में पढ़ने को मिला था, ऐसे हमारा ग्राफ जाने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ग्राफ देखें, यहाँ इस दूरी के साथ में, तो हमारा कोई ग्राफ सीधा जाना चाहिए आर रेडियस, स्मॉल आर डिस्टेंस तक, स्मॉल आर तक ऐसे जाना चाहिए, फिर ग्राफ को ऐसा होना चाहिए। और ये पॉसिबिलिटी गोले के इधर भी है और गोले के इधर भी है, तो ग्राफ दोनों तरफ से मेंटेन होना चाहिए। आई थिंक हम आपको समझा पा रहे होंगे कि इतने का ग्राफ जब सरफेस के बाहर ग्राफ खींचेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² का ग्राफ खींचेगा, जो कि ऐसा होगा। और अगर सरफेस के अंदर हम ग्राफ खींचेंगे तो ई प्रोपोर्शनल टू r का ग्राफ होगा, जो कि सीधा जाना चाहिए। ओके, तो हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करेंगे, आइए देखते हैं। अब वही पुरानी बात, ये कोई गोला होगा जिस पर चार्ज अंदर बाहर हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसमें तो वॉल्यूम में भी चार्ज होगा, इस तरह से पूरा वॉल्यूम में चार्ज होगा। ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। हम एक बात देखेंगे कि यहाँ तक ये जो लाइन है, यहाँ तक या इधर चले आइए, यहाँ तक, कहाँ तक, पृष्ठ तक हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाना है वो सीधा जाना है ऐसे। और चूँकि अब जीरो तो होना नहीं, अगर जीरो होना होता तो ग्राफ यहाँ से सिर्फ ऐसे जाता, लेकिन ऐसा तो होना नहीं। यहाँ पे क्या है, ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, आप लिख भी सकते हैं। और इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r²। एकदम सेम पोजीशन इधर भी है, इधर भी ई प्रोपोर्शनल टू आर है। और फिर इधर आप अगर आइए तो फिर वही घटना आप देख रहे हैं कि ये चीज़ जो ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² इधर फॉलो हो रही है, वही इधर भी फॉलो हो रही है। इस तरह से हमारा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। पिछली क्लास में हम आपको एक सवाल दिए थे जिसमें धातु की दो बड़ी प्लेटें थीं जिनके पृष्ठावेश घनत्व σ1 व σ2 थे। ऐसे, और दोनों चूँकि बड़ी प्लेटें थीं और चालक प्लेटें थीं इस तरह से, ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है। दोनों पे डिफरेंट चार्जेस हैं क्योंकि इनके पृष्ठावेश घनत्व तो डिफरेंट हैं, ये σ1 है और ये σ2 है। इनके भीतर किसी चार्ज को x अक्ष के साथ 45 डिग्री पर d दूरी चलाया जाता है, ऐसा किसी स्मॉल q चार्ज को, तो वर्क कितना करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन था। सॉरी, ये d दूरी नहीं थी, वहाँ पे आप मान लीजिए प्लेटों के बीच की दूरी नहीं, ठीक है, यही d दूरी थी। मुझे क्वेश्चन कम थोड़ा ध्यान आ रहा था। तो हमें इसमें ओवरऑल वर्क निकालना है कि ये q चार्ज 45 डिग्री पर गया हुआ है, राइट। अब चूँकि इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इधर सॉरी प्लस के कारण प्लस से दूर। अब इनमें से कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा, क्योंकि एक σ1 है एक σ2 है, इक्वल तो है नहीं। तो आप पहले कहेंगे लेट σ1 इज़ ग्रेटर देन σ2। अब आप हमसे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने σ1 को बड़ा क्यों माना है, क्योंकि हम चार्ज को चला उधर रहे हैं, बस इसलिए ना। तो आप अगर एक चीज़ मान लें कि σ1 इज़ ग्रेटर देन σ2, या सवाल में लिखा हो जैसा भी हो, तो आप काम कर पाएंगे ना। तो इधर ही कुल मिला करके हमारा मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इधर आए या इधर आए, मतलब इसी सीध में फोर्स होगा। तो हम कहेंगे आवेश सबसे पहले प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर उत्पन्न
वैद्युत क्षेत्र E1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन फर्स्ट, अपार्ट फ्रॉम द प्लेट, अपार्ट फ्रॉम प्लेट मतलब प्लेट से दूर। प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0, इक्वेशन सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम द प्लेट 2। चूंकि सिग्मा 1 आपने बड़ा माना है, सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन 0, इक्वेशन थर्ड। मान लीजिए कि यहाँ पे फोर्स F काम कर रहा है, माना आवेश पर कार्यकारी बल F है, तब किया गया कुल कार्य W बराबर एफ डी कॉस 45, ये तो आप जानते हैं, W इक्वल टू एफ डी बाई √2, है ना। अब F बराबर क्या होता है, चूँकि F बराबर होता है QE होता है, तो आप यहाँ रख दीजिए, इसलिए W बराबर QE D बाई √2। तो W इक्वल टू E की वैल्यू आप रख दीजिए Q सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 D बाई √2 एप्सिलॉन 0। दिस इज योर आंसर, राइट। सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन 0 आप जानते हैं चालक प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया गाउस थ्योरम, बेसिकली बिल्कुल फिनिश हो गया है। आप अपनी एक्सरसाइज के सारे सवाल लगा डालिए, मेरी क्लास पढ़ने के बाद मुझे पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात और मैं आपको समझा देता हूँ, वो आप अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए। आवेशित बूंदों का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ चार्ज्ड ड्रॉपलेट्स अंडर द ग्रेविटेशन या इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज्ड droplets in gravitation या in a gravitational field। अच्छा, एक बात बताइए, बूंद जब नीचे गिरेगी, मतलब जब छोड़ी जाएगी, तो गिरना तो नीचे ही है, गिरना तो नीचे ही है, क्योंकि ग्रेविटेशन तो हमेशा नीचे काम करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऊपर हो जाए, वो तो हमेशा नीचे होगा। अब ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे होगा, इसका मतलब ये है कि उस बूंद को रोकने वाला जो दूसरा कोई बल जो ग्रेविटेशनल फील्ड के बराबर काम करना चाहिए, वो कहीं ऊपर होना चाहिए। यस सर, नो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो ये डिस्कशन करना कि वो नीचे होगा व्यर्थ की चर्चा है, वो तो होगा नीचे, वो तो नीचे होना ही है। लेकिन अगर वो बूंद गिरने से रोकी जा रही है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा जो उस ड्रॉपलेट को बैलेंस कर रहा होगा, जिसकी वजह से वो बूंद संतुलित हो रही होगी। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि कोई ऋणावेशित ड्रॉपलेट है, और चूंकि इसका वेट तो हमेशा नीचे mg होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं,
नीचे mg हमेशा होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कोई रोक रहा है तो इसका मतलब उसको ऊपर खींचना चाहिए। ऊपर तभी खींचा जा सकता है कि जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। अब देखो मैं कितनी बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि केवल बूंद के आवेश से डिसाइड किया जा सकता है कि बूंद जिस वैद्युत क्षेत्र के कारण रोकी जा रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। अब ये माइनस होगा, जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस नीचे होगा। अगर ये बूंद पॉजिटिव होती तो इस फील्ड के कारण रुक ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव कर दें तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, माइनस इसको आकर्षित करेगा, ये थोड़ा और जल्दी गिर जाती क्योंकि इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के अतिरिक्त इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी वर्क करने लगता, जो कि इस समय इसमें अपोजिट है। तो बूंद के आवेश की प्रकृति जान करके, जैसे मैं आपको रटा दूं इस समय कि अगर कोई ऋणावेशित बूंद गिर रही हो जिसमें इलेक्ट्रॉनों का आधिक्य है, तो अगर वो संतुलित की जा रही है तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर से नीचे होगा। रटा ही रहे हैं आपको। लेकिन अगर धनावेशित बूंद हो और उसे गिरने से रोका जा रहा हो तो इसका मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र नीचे से ऊपर होगा। आप रटो ही मत, आप ये समझो कि अगर ये प्लस होता और गिरना सबको नीचे है ग्रेविटेशन के कारण, तो इस प्लस को स्थिर वैद्युत बल में कौन ऊपर खींच सकता था? तो माइनस खींचता, तो ऊपर माइनस नीचे प्लस होता, अट्रैक्शन होता और ग्रेविटेशन नीचे अट्रैक्ट करते बैलेंस हो जाता। तो दिस इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी कॉमन फिनोमेना। बिल्कुल आपके मेंटल लेवल की बात है कि आप इसको खुद ही डिसाइड कर लें। ठीक, तो यहाँ हम कहेंगे संतुलन की अवस्था में F इलेक्ट्रिक बराबर F ग्रेविटेशन। F इलेक्ट्रिक होगा QE, ग्रेविटेशन होगा mg। अब देखो भाई यहाँ पर बड़ा डिस्क्रिप्शन है। m पता क्या हो सकता है? m यार हो सकता है द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। फिर इसमें वैल्यू रखी जा सकती है 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो लाइक समथिंग समथिंग। Q क्या हो सकता है? अब इसके बारे में QNE हो सकता है प्लस माइनस NE। कभी कभी तो हो सकता है V के बारे में भी बात कर दे। क्या बात कर दे? वोल्टेज डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाहर नहीं होगा। अब आप गॉस थ्योरम के सवाल, उसके ऑब्जेक्टिव्स अपने घर में लगाइए जाके। मुझे ऐसा लगता है कि 60 to 70% आपसे स्वतः हल हो जाएंगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, आपको पसंद आ रहा है, तो आप इस क्लास को सार्वजनिक करके शेयर कर सकते हैं।